PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट फर्स्ट का जो इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र है, प्राचीन भारत का इतिहास, इस विषय के अंतर्गत आज हम महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि लगभग 1 सहस्त्र ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक के युग में भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपदों का युग कहा जाता है। यानी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्रत्येक जनपद में बहुसंख्यक गांव और नगर होते थे। गांवों का समुदाय ही जनपद है। धीरे धीरे जनपदों की संख्या कम होने लगी। छोटे जनपद बड़े जनपदों में निम्नलिखित होने लगे। इस भांति देश में महाजनपदों का काल उदय हुआ। महात्मा बुद्ध के आविर्भाव के पूर्व भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 महाजनों के नाम मिलते हैं। और इनमें है जो पहला है अंग। ये मगध के पश्चिम में था। दोनों जनपदों को पृथक करती हुई बीच में चंपा नदी बहती थी। चंपा नदी के तट पर बसी हुई अंग जनपद की राजधानी का नाम भी चंपा था। तो पहला हुआ अंग। दूसरा है मगध। वर्तमान बिहार में पटना और गया जिले इस राज्य के अंतर्गत आते थे। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। महात्मा बुद्ध के पूर्व बृहदत्त और जरासंध मगध के 2 प्रसिद्ध राजा हुए थे। तीसरा महाजनपद है काशी। इसकी राजधानी वाराणसी थी। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। कौशल। चौथा जो जनपद था वो था कौशल और इसके अंदर अवध का प्रदेश आता था। महात्मा बुद्ध के समय में श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, परंतु रामायण के काल में कौशल की राजधानी अयोध्या थी। 5वां जनपद था वजी। ये 8 राज्यों का संघ था। इन राज्यों में लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक का विशेष महत्व था। विदेह की राजधानी मिथिला, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली और ज्ञात्रिकों की राजधानी कुंडग्राम थी। ये सारे राज्य आधुनिक बिहार प्रांत में स्थित थे। छठा महाजनपद था मल्ल। वजी राज्यों के बाते मल्ल राज्य भी एक संघ राज्य था। इस संघ राज्य में मल्लों की 2 शाखाएं सम्मिलित थी। एक तो थे कुशीनारा की मल्ल शाखा और दूसरी थी
पावा की मल्ल शाखा। चैंदी आधुनिक बुंदेलखंड तथा उसका जो सीमावर्ती प्रदेश इस चैंदी राज्य के अंतर्गत आता था और इसकी राजधानी थी शक्तिमिति। चैंदी राज्यों का उल्लेख महाभारत में भी आता है। शिशुपाल यहीं के राजा थे। 8वां महाजनपद है वत्स। गंगा नदी के दक्षिण की ओर का वह प्रदेश जो यमुना नदी के तट पर स्थित था, वत्स राज्य के अंतर्गत था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद से 30 मील दूर स्थित है। नौवां जो महाजनपद था वो था कुरु। वर्तमान दिल्ली तथा मेरठ के सीमावर्ती प्रदेश कुरु राज्य के अंतर्गत थे और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल पांचाल प्रदेश में वर्तमान रुहेलखंड तथा उसका जो समीप के कतिपय जिले वो इसमें सम्मिलित थे। प्राचीन काल में पांचाल देश 2 राज्यों में विभक्त था। पहला था उत्तरी पांचाल और जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। दूसरा दक्षिणी पांचाल और उसकी राजधानी थी कामपेल। तो इस तरह से पांचाल राज्य भी 2 भागों में बटा हुआ था। मत्स्य इसकी राजधानी विराटनगर थी। ये यमुना नदी के पश्चिम तथा कुरु के दक्षिण में स्थित था। यानी जो यमुना नदी है उसके पश्चिम में और कुरु के दक्षिण में, अर्थात ये जो हमारा राजस्थान का हिस्सा है, पूर्वी राजस्थान का, जिसमें अलवर, जयपुर, भरतपुर ये वाला जो क्षेत्र आता है, ये मत्स्य राज्य के अंतर्गत ही था। शूरसेन 12वें नंबर का जो जनपद था वो था शूरसेन और मथुरा इसकी राजधानी थी। महाभारत के समय में इस नगर का विशेष महत्व था और यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भी मथुरा है और इसका आसपास का जो क्षेत्र था वो इस शूरसेन प्रदेश के अंतर्गत आता था। आसमक यह दक्षिणी भारत की एक प्रमुख नदी गोदावरी के तट पर स्थित था और इस राज्य की राजधानी पोटन या पोटली थी। अवंती आधुनिक भारत का जो मालवा प्रांत है, प्राचीन काल का अवंती राज्य था। प्रमुखतः इस राज्य के 2 प्रमुख भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। इनकी राजधानी क्रमशः जो उत्तरी अवंती है उसकी तो उज्जैनी थी और जो दक्षिणी अवंती है उसकी थी महेश्वती। ये दोनों नगरी सांस्कृतिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण से प्राचीन भारत की महान नगरियां थी। महात्मा बुद्ध के समय अवंती अत्यंत शक्तिशाली राज्य बन गया। चंद प्रदोत इस राज्य का प्रसिद्ध शासक रहा है। गांधार गांधार राज्य में तक्षशिला, कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सम्मिलित था और तक्षशिला इस राज्य की राजधानी थी।
इसके बाद में आता है कम्बोज। कम्बोज, गंधार और पड़ोसी राज्य थे। ये संभवतः गंधार के उत्तर पश्चिमी का भाग इसमें स्थित था और हाटक इसकी राजधानी थी। तो कहने का अर्थ है कि जो गंधार और कम्बोज है, ये दो तो हमारे हो गए उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के। अवंती और जो अस्मक, जो दो महाजनपद है, ये हो गए दक्षिणी के। और सूरसेन, पांचाल, कुरु, मत्स्य, ये सब एक दूसरे से मिले हुए थे, यानी ये सीमावर्ती जनपद थे। और जो हमारे अंग है, मगध है, ये बिहार के होते राज्य। वजी पूरा बिहार में था। तो इस तरह से हमें ये 16 महाजनपदों का उल्लेख हमारे जो बौद्ध और जो जैन ग्रंथ हैं उनके अंतर्गत मिलता है। हालांकि इनकी संख्या कई अन्य ग्रंथों में कई ज़्यादा दे रखी है, लेकिन जो एक उस समय प्रमाणिक जानकारी के रूप में जो ये राज्य थे, जिनका एक दूसरे ग्रंथों से भी इनका प्रमाणन होता है, उसमें ये 16 महाजन पद थे। महात्मा बुद्ध के समय में इनमें से जो अवंती, वत्स, कौशल, मगध उत्तरी भारत के ये 4 राजतंत्र थे। यानी इनमें जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी? राजा की। इसमें अवंती में महात्मा बुद्ध के समय प्रगदोत नामक राजा का राज्य था। बुद्ध के समय में वत्स का राजा उदयन था। कौशल का राजा प्रसेनजित था और मगध का शासक बिंबिसार और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। यानी ये जो 4 बड़े राजतंत्र थे, ये महात्मा बुद्ध के समकालीन इनमें बड़े प्रख्यात ये शासक रहे हैं। इन जनपदों के शासक का वर्ग अधिकांश सदस्य क्षत्रिय थे, किंतु अन्य जातियों के राजाओं का उल्लेख भी मिलता था। इस समय भारत में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों ही प्रकार के राज्य थे। गणतंत्र राज्यों में को गण कहा जाता था। उनका राज्य कार्य एक खुले सभा कक्ष में किया जाता था, जिसे संस्थागार कहा जाता है। इस परिषद के सदस्य जाति या कबीले के परिवार के प्रमुख होते थे। कई गणराज्यों के अध्यक्ष या राजा वंशानुगत थे, लेकिन ऐसे गणतंत्र भी थे जिनके प्रमुख निर्वाचित होते थे। राजतंत्र राज्य में राजा, पुरोहित, सेनापति तथा एक मंत्री परिषद होती थी। राज प्रशासन चलाने के लिए कई अधिकारी, जिनको महामात्र कहा गया है, थे। महामात्र नामक अधिकारी का कार्य सामान्य शासन के बारे में जिस विभाग के है उसकी जानकारी और उसको चलाना उसका प्रमुख होता था। वो इन्हें सर्वार्थक कहा जाता था। न्यायिक प्रशासन के प्रमुख महामात्र को व्यवहारिक कहा जाता था। सेना की देखभाल करने वाले महामात्रों को सेनानायक कहा जाता था। इसके अलावा जैसे कि द्रोणा मापक है, जो मालगुजारी के प्रमुख थे। रज्जु ग्राहक भूकर सर्वे का काम की देखभाल करते थे।
भूमि राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत था, जो उपज का 1/6 से 1/12 तक होता था। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे जो एक जनपद थे, उनकी शासन जो व्यवस्था है वो बिल्कुल एक व्यवहारिक राजा के द्वारा उसी रूप में संचालित होती थी जिससे जनता को उसका लाभ मिले, राज्य में किसी को परेशानी नहीं हो। और इस तरह से एक व्यवस्थित शासन हमें इस काल में देखने को मिलता है कि ये जो जो जनपद थे वो उनकी एक तरह से अब वो एक बड़े राज्य के रूप में धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। वहाँ की जो शासन प्रणाली है वो राज्य हित, जनता के हित में चलाई जा रही थी। आज का जो हमारा ये जो वीडियो है इसको अब हम यहीं पर